रियल एस्टेट सेक्टर फाइनली हिट्स अ वॉल एंड अब लगातार गिर रहा है। ये है इस न्यूज़पेपर आर्टिकल का टाइटल। तो रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो हर इंसान को पता होना चाहिए जो इस वक्त इन्वेस्टेड है। मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। हम लोग दुनिया भर के सारे न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं और 10 से 12 मिनट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एनालाइज करके आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको ये फाइनेंशियली इम्पैक्ट करने वाला है। मतलब कि आपकी सैलरी या बिजनेस ग्रोथ क्या बढ़ सकती है, घट सकती है, या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू घट सकती है क्या, या नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इन्वेस्टमेंट्स की। ऐसे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। शुरुआत कर रहा हूं पहले आर्टिकल से। रियल्टी रैली हिट्स अ वॉल, क्रैक्स ओनली वाइडनिंग। क्रैक और बढ़ रहे हैं और रियल एस्टेट की जो रैली है फाइनली उस पर एक स्टॉप लग चुका है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे निफ्टी 50 जो है 6% नीचे आया, तो रियल एस्टेट सेक्टर 22% नीचे आ गया है। गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा नीचे आया है, ये 40% वैल्यू लूज कर चुका है, फॉलोड बाय ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जो 33% नीचे है। तो फेस्टिवल सीजन अगर सरप्राइज लिफ्ट नहीं लाया तो जो स्लंप है वो और नीचे जा सकता है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। जो तीसरा क्वार्टर है, हाउसिंग सेल्स 9% गिरा है और प्राइसेस जो है वो शार्पली ऊपर गई हैं, अफोर्डेबिलिटी इरोड हुई और जॉब मार्केट भी अभी वीक है। तो जो सेक्टर का आउटलुक है वो हिंज करता है ऑन हाउसिंग सेल्स, और जो लेटेस्ट नंबर्स हैं ये कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है, अगर आप देखोगे टॉप 7 सिटीज में वो 9% ईयर ऑन ईयर गिरा है टू 97,000 यूनिट्स फ्रॉम 1,07,000 यूनिट्स अ ईयर अर्लियर। और डिस्पाइट द ड्रॉप जो टोटल सेल्स है, अगर आप देखोगे सेल्स वैल्यू 14% बढ़ी है। तो अफोर्डेबिलिटी एक तो बड़ा इशू है, ठीक है। मोस्ट सिटीज में प्राइस ग्रोथ जो है वो कूल हो गया है डबल डिजिट पेस से अब, एंड डेवलपर्स का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी है वो भी एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उतना नहीं रह पाया है। तो ओवरऑल बेसिस पे सारा मामला किस चीज का है, यहाँ पे सेल्स का। सेक्टर में हाउसिंग सेल्स ड्रॉप होती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक प्राइस में भी नजर आ रहा है कि प्राइजेस नीचे आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी मार्केट ने रेजिलेंस दिखाया। वैसे जो लार्ज ब्रांडेड प्लेयर्स है लेकिन वो कंस्ट्रेंड है बाय सप्लाई, मोर बाय सप्लाई देन डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में ठीक है दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग, वहां पे बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं रहती, लेकिन एक लग्जरी हाउसिंग है वहां पे बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। दूसरी चीज, रियल एस्टेट सेक्टर्स जो डेटा सेंटर्स पे काम कर रहे हैं, आप उनके शेयर प्राइस को एक बार जाके देखिए कि क्या वो भी उतना नीचे जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रियल एस्टेट में जो फ्यूचर है, कहा जा रहा है सबसे बढ़िया जो ग्रोथ जहां पर आ सकती है वो आ सकती है डेटा सेंटर्स के केस में, जहां पे भारत का इस टाइम पे टारगेट है कि हम डेटा सेंटर्स ओपन करें, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। खाली सिंगल डिजिट नहीं, मैं डबल डिजिट बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, रियल एस्टेट इससे बहुत पैसा कमा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उनके शेयर्स पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ वो कंपनीज जो अफोर्डेबल हाउसिंग में वर्क करी है स्पेसिफिकली वो काफी हिट हो जाती है, राइट। या फिर अफोर्डेबल से थोड़ा ही अगर कोई बेटर है, लेट्स से, या फिर प्रीमियम वाली भी अगर है, तो एकदम लग्जरी में जो नहीं है, ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, सेल्स इनके डिक्लाइन हुए हैं। तो नजर कहाँ रखनी चाहिए इस टाइम पे रियल एस्टेट में, डेटा सेंटर्स पे। ये एक ऐसा सेक्टर है जो आगे कहा जा रहा है कि मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ होल इंडस्ट्री। तो कोई भी अगर रियल एस्टेट इस टाइम पे ये लेकर के बैठा है कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग वाली कंपनी में लगा करके बैठा है और सोच रहा है बहुत बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस आपके अनरियलिस्टिक हैं, रादर देन आप और दूसरे सेगमेंट्स में देख सकते हो जैसे रियल एस्टेट में ही डेटा सेंटर्स में। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हो ये चार्ट, निफ्टी रियल्टी सेक्टर 22% नीचे है, जहां निफ्टी 6% नीचे है। रेमन रियल्टी सिर्फ 1.8% नीचे है। अनंतराज आई थिंक ये भी डेटा सेंटर्स में है, ये 6.8% नीचे है सिर्फ। फिनिक्स मिल्स 15%, और बाकी ये लिस्ट जब ऊपर जाती है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 40% गिर चुका है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 32%, ओबरा रियल्टी 20%। तो ये हमारा डेटा है और इनका पी रेशियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। पी रेशियो क्या बताता है आपको? पी रेशियो ये बताता है कि क्या प्राइस इस टाइम पे चल रहा है और आगे अर्निंग्स की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसा लगता है कि कंपनी आगे बहुत कमाने वाली है ना, अच्छा, तो वहां पे पी रेशियो अगर आप देखोगे उन कंपनीज का काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा महंगी बिकने लगती हैं, ठीक है। हमेशा आगे जो एक्सपेक्टेशंस हैं कमाने की, उस प्राइस को लेकर के आज का पी रेशियो आप कह सकते हो कि डिटरमाइन होता है। एंड बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपेक्टेशन होते हैं तो पी रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप रियल एस्टेट में देख सकते हो अनंतराज, फिनिक्स मिल्स,
प्रेस्टीज एस्टेट्स, इनका पी रेशियो काफी ज्यादा है, डीएलएफ का काफी 30 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और जहां लो पी रेशियो है वो आपको कहां नजर आ रहा है ओवरऑल बेसिस पे, ओबरॉय रियल्टी 17, राइट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 20, सोबा 22। तो क्या ये कंपनीज अंडर वैल्यूड है सिर्फ इस बेसिस पे आप कह सकते हो? नहीं, देखिए ये भी देखना होगा कि कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है इनसे, उस बेसिस पे आपको बोलना चाहिए कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि आगे बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है, ये कर रही है, एक्सपेक्टेशंस ग्रोथ की बहुत अच्छी है, और पी रेशियो तब नीचे आता है तभी आप ट्रूली अंडर वैल्यूड स्टॉक किसी को कह सकते हो। तो इस ट्रैप में बिल्कुल मत पड़ना, अच्छे से इवैल्यूएट करना। आपकी एक सेक्टर 20% नीचे गिरा है तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं भी, कुछ अंडर वैल्यूड है भी, या सही में ये रियल वैल्यू डिपिक्ट कर रहा है कि आगे ग्रोथ नहीं आने वाली है। अब अगले आर्टिकल की बात करूंगा, काफी बढ़िया आर्टिकल है, ये है साउथ कोरिया और यूएस के बीच में। साउथ कोरिया ने कहा है कि सर हम आपको $350 बिलियन का कैश जेब से निकाल करके नहीं दे सकते। ये इन्होंने कहा है किसको? यूएस को, ठीक है। और कहा है कि आपको अग्रीमेंट करना होगा फॉरेन एक्सचेंज पर, ये कहना है सियोल का। सियोल इज द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया कैन नॉट प्रोवाइड यूएस विद $350 बिलियन इन कैश। इनका कहना है कि $350 बिलियन कैश हमारे पास नहीं है, और वॉशिंगटन का ही कहना था इस डील में कि हम टैरिफ कम कर देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूएस में आप अपना सामान बेचिए, लेकिन हमारा जो पोजीशन है वो एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक नहीं है, ठीक है। यहां पे कह दिया किसने? साउथ कोरिया ने। उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशन टैक्टिक नहीं है ये हमारा। इनका कहना है कि ऑब्जेक्टिवली और रियलिस्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम $350 बिलियन आपको कैश में आपकी कंट्री में ले आए। सियोल और वॉशिंगटन ने एग्री किया था कि $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लेज किया जाएगा एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर डील, ठीक है, जहां पे इंटरेस्ट जो यूएस के टैरिफ्स हैं उससे 15% पे ये ले आएंगे, ठीक है। लेकिन दोनों साइड्स अभी बहुत डिवाइडेड हैं ऑन हाउ इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। साउथ कोरिया यहाँ पे लोन की बात कर रहा है, कह रहा है कि देखो इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास, $350 बिलियन कैश, तो एक काम करता है आप हमें लोन दो, ठीक है, एंड हम वो इन्वेस्ट करेंगे कहां पर? यूएस में ही इन्वेस्ट करेंगे, या फिर एक बायलैटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट करो, यूएस और कोरिया के बीच में होना चाहिए, ताकि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट खराब ना आए। अचानक से $350 बिलियन उठ के अगर साउथ कोरिया से यूएस चला जाएगा तो आप सोच रहे हो क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उनका कहना है, उन्होंने कहा है साउथ कोरियन ऑफिशियल्स को कि वॉशिंगटन प्रेफर करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है $350 बिलियन का, जो साउथ कोरिया से हम चाहते हैं यूएस में आए, वो आए कैश में, ना कि लोन्स में। तो वी का कहना है कि गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है ऑल्टरनेटिव्स और होप्स फॉर प्रोग्रेस, कि जब दोनों लीडर्स मिलते हैं एपेक समिट में तो यहाँ पे किस तरीके से आगे बातचीत जाएगी। एंड इनका कहना है कि ये यूएस के साथ अपने डिस्कशंस को कंक्लूड कर चुके हैं एंड डिटेल्स अनाउंस करेंगे प्रिटी सून। तो जो डिस्कशंस हैं वो सेपरेट हैं फ्रॉम करेंसी स्वैप टॉक्स। तो यूएस बहुत ही अनरीजनेबल टाइप के डिमांड्स आप देख रहे हो रख देता है, जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज भी है उनको कह देता है कि $350 बिलियन आप कैश में इन्वेस्ट करो मेरी कंट्री में। तो आप ये बताओ कि कोई भी कंट्री, साउथ कोरिया हो या जापान हो या उसी जीडीपी साइज की अगर कोई कंट्री है, वो $350 बिलियन कैश में यूएस में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकती? इससे क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट आ सकता है उस कंट्री पे, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है एमपीसी एक्सपेक्टेड टू कीप रेपो रेट अनचेंज्ड। अब इस साल काफी चीजें हुई हमारे लिए, राइट। इस साल जीएसटी रेट्स नीचे आए हमारे लिए, तो चीजें सस्ती हो गई। चीजों को लेने के लिए लोन लेना पड़ता है, कार है या कुछ भी है तो लोन भी सस्ता हो गया क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दर घटा दी है। तो अब फिर से आरबीआई की जो है 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे मीटिंग है, और एक्सपेक्टेशन है कि अब इस बार स्टेटस क्वो रहने वाला है, मतलब कि ब्याज दर ना तो हमारे लिए बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं। इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारी गुड न्यूज आ चुकी है, तो आरबीआई शायद कहीं ना कहीं रिफ्रेन करेगा कि इस टाइम पे रेट कट्स की जरूरत नहीं है। जो डोमेस्टिक रेट सेटिंग पैनल है उन्होंने रेपो रेट को तो चेंज नहीं किया था अगस्त में, और 50 बेसिस पॉइंट का कट जून में आया था उससे पहले, और उससे पहले फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमने देखा है, और 11 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स तक तो इन्होंने स्टडी रखा था, रेपो रेट को ना बढ़ाया ना ही घटाया। जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन है वो डैम्पन कर सकता है हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 25 से 50 बेसिस पॉइंट के बीच में बिटवीन थर्ड क्वार्टर FY26 एंड सेकंड क्वार्टर FY27 रिलेटिव टू प्री जीएसटी रैशनलाइजेशन एस्टिमेट्स। तो एवरेज जो है FY26 का वो आ सकता है टू अराउंड 2.6% फ्रॉम 3%, ये कहना है चीफ इकोनॉमिस्ट का, जो आइक्रा में चीफ इकोनॉमिस्ट है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि यहाँ पे एसबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है, और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हो स्टैंडर्ड
चार्टर्ड से लेके HDFC बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC बैंक, ये सब एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं कि RBI इस बार इंटरेस्ट रेट को नहीं घटाने वाला है। ठीक है, ग्रोथ फोरकास्ट ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50% है, मैं कहूँगा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस बढ़ सकता है, और 50% एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउनवर्ड होगा, मतलब हमारे जो महंगाई दर है वो आगे और घटने वाला है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हमारे बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनके बड़ी टीम्स होती हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस टाइम पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।